हमारे देश की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को लेकर या आपराधिक न्याय प्रणाली को लेकर एक बहुत ही आम धारणा बनी हुई है। मतलब तारीख पे तारीख, फाइलों के बोझ तले दबी हुई जांच और एक बहुत ही सुस्त रवैया। बिल्कुल सही कहा। एक ऐसा ढांचा है जिसे अपनी ही सुस्ती में जीने की आदत सी पड़ गई है। कई बार तो सिस्टम की ये जो धीमी प्रक्रिया है ना, वही खुद एक सजा बन जाती है। हाँ, एकदम। लेकिन इतिहास में कभी-कभी मतलब बहुत ही कम एक ऐसा क्षण आता है जो इस पूरे जर्जर सिस्टम की बुनियाद को हिलाकर रख देता है। एक ऐसा मामला जो सिस्टम को रातों रात अपनी पुरानी आदतें छोड़ने पर मजबूर कर देता है। और आज हम उसी घटना की गहराई में जा रहे हैं। 16 दिसंबर 2012 का वो मामला जिसने पूरे देश की अंतरात्मा को झकझोर दिया था, निर्भया मामला। बिल्कुल। और आज की इस विस्तृत चर्चा के लिए हमने कई स्रोतों का इस्तेमाल किया है। पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च के कानूनी दस्तावेज, कुछ लीगल जर्नल्स के विश्लेषण और आज तक तथा नव भारत टाइम्स जैसी पुरानी समाचार रिपोर्टें। और जब हम इन सारे स्रोतों को एक साथ रखकर देखते हैं ना, तो एक बहुत ही अलग तस्वीर उभरती है। मतलब ये सिर्फ एक आपराधिक मामला नहीं था। सही कहा। और यही आज का हमारा मिशन भी है। हमारा मकसद सिर्फ इस दर्दनाक घटना की क्रोनोलॉजी को याद करना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि कैसे इस एक मामले ने भारतीय मीडिया, समाज और कानून में इतने बड़े ऐतिहासिक और स्थायी बदलाव ला दिए। तो शुरुआत उसी रात से करते हैं। 16 दिसंबर की रात मुनिरका से द्वारका जाने वाली वो प्राइवेट बस उस 22 वर्षीय फिजियोथेरेपी इंटर्न और उनके दोस्त के साथ जो हुआ, उसके बुनियादी तथ्य लगभग सभी को पता है। हाँ, मतलब कैसे उन दोनों को पीटा गया और वो दरिंदगी जिसे शब्दों में बयां करना भी मुश्किल है। राम सिंह और वो जो बस में कुल 6 लोग थे, उन्होंने सारी हदें पार कर दी थी। बिल्कुल। और उसके बाद सफरदन अस्पताल में उनकी कई सर्जरी हुई। फिर उन्हें सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ अस्पताल ले जाया गया, जहां 29 दिसंबर को उन्होंने दम तोड़ दिया। ये सब तो रिपोर्ट हुआ ही था। लेकिन एक चीज जिस पर बहुत कम बात होती है, वो है इसके तुरंत बाद शुरू हुई पुलिस जांच की रफ्तार। मतलब ये कोई ऐसा मामला नहीं था जहां आरोपी और पीड़ित एक दूसरे को पहले से जानते हों। ये पूरी तरह से अनजान चेहरे थे। एकदम सही बात है। अक्सर ऐसे मामलों में सिर्फ सबूत इकट्ठा करने में ही हफ्तों लग जाते हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस ने महज 19 दिनों के भीतर 1000 पन्नों की चार्जशीट तैयार कर दी थी। रुको, सिर्फ 19 दिन में 1000 पन्नों का कानूनी दस्तावेज तैयार करने में तो आमतौर पर महीनों लग जाते हैं। ये कैसे संभव हुआ? इसके पीछे हर छोटे से छोटे सबूत का बहुत ही बारीकी से वैज्ञानिक विश्लेषण किया गया था। जांचकर्ताओं ने बस के फर्श से खून की बूंदें, लार, बाल और सबसे अहम, पीड़ित के नाखूनों में फंसी दरिंदों की चमड़ी से डीएनए निकाला था। हाँ, मैंने पढ़ा था कि सीसीटीवी फुटेज में बस के शीशे पर बहुत ही धुंधला से यादव लिखा हुआ दिखाई दिया था। तकनीकी मदद से उसे साफ किया गया और बस की पहचान हुई। मतलब ये एक ब्लाइंड जिगसॉ पजल को जोड़ने जैसा था। बिल्कुल। और इसमें एक बहुत ही दुर्लभ फोरेंसिक तकनीक का इस्तेमाल हुआ था, जिसे फोरेंसिक डेंटिस्ट्री या ओडोंटोलॉजी कहते हैं। ये फोरेंसिक डेंटिस्ट्री वाला हिस्सा मुझे बहुत दिलचस्प लगा। जहां आपके पास कोई चश्मदीद नहीं है जो चेहरों को पहचान सके, वहां ये विज्ञान कैसे काम आया? तो देखिए, पीड़ित के शरीर पर दांतों के गहरे निशान थे। अब पुलिस के सामने चुनौती ये थी कि अदालत में ये कैसे साबित किया जाए कि ये निशान पकड़े गए आरोपियों के ही हैं। तो उन्होंने क्या किया? आरोपियों के जबड़ों का प्लास्टर ऑफ पेरिस से एक मॉडल बनवाया। अच्छा, मतलब उनके दांतों की पूरी एक 3D कॉपी तैयार कर ली गई? हाँ, एकदम। और फिर उन मॉडल्स के दांतों के आकार और बनावट का मिलान शरीर पर पड़े निशानों से किया गया। विज्ञान में ये माना जाता है कि हर इंसान के दांतों की बनावट फिंगरप्रिंट्स की तरह ही अलग होती है। वाह! और ये मिलान विनय और अक्षय नाम के आरोपियों से पूरी तरह मैच कर गया। ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। लेकिन मैं सोच रहा था, क्या सिर्फ ये विज्ञान ही काफी था? इतनी भयानक स्थिति के बाद उस दोस्त का अदालत में खड़ा होना और गवाही देना, क्या ये विज्ञान और मानवीय साहस का एक अभूतपूर्व मिश्रण नहीं था? बिल्कुल था। ऐतिहासिक रूप से देखें तो हमारे यहाँ कई बड़े मामले सिर्फ इसलिए गिर जाते थे क्योंकि गवाह दबाव में मुकर जाते थे। लेकिन यहाँ मानवीय गवाही को ऐसे अकाट्य वैज्ञानिक सबूतों का सहारा मिल गया जिसे तोड़ना बचाव पक्ष के लिए नामुमकिन हो गया। लेकिन अगर हम थोड़ा गहराई से सोचें, तो इस तेज जांच के पीछे सिर्फ पुलिस का दायित्व या विज्ञान नहीं था। इसके पीछे वो दबाव था जो थानों के बाहर सड़कों पर उबल रहा था। हाँ, वो जन आक्रोश। इंडिया गेट और जंतर मंतर पर जमा हुई उस भीड़ ने पूरे प्रशासनिक तंत्र को हिला दिया था।
ऐसा सैलाब शायद ही पहले कभी देखा गया हो। कड़कड़ाती ठंड थी, पानी की बौछारें छोड़ी जा रही थीं, लाठीचार्ज हो रहा था, लेकिन युवा, महिलाएं, बुजुर्ग वहां से हिले नहीं। ये दिखाता है कि लोगों के भीतर सिस्टम के खिलाफ कितना गहरा अविश्वास भर चुका था। बिल्कुल। और इसी दौरान उन्हें वो नाम मिला निर्भया। भारतीय कानून की धारा 228A के तहत बलात्कार पीड़ित का नाम उजागर करने की सख्त मनाही है, निजता की रक्षा के लिए। हाँ, इसलिए मीडिया ने उन्हें निर्भया नाम दिया, यानी जो निडर है। हालांकि बाद में उनके माता पिता ने खुद दुनिया के सामने आकर कहा कि उनकी बेटी का नाम ज्योति सिंह था। और उनका ये कदम खुद में एक बहुत बड़ा बयान था। वो ये बता रहे थे कि शर्म अपराधियों को आनी चाहिए, किसी पीड़ित को नहीं। एकदम सही। और इस पूरे आंदोलन को ना सोशल मीडिया ने एक अलग ही दिशा दी। ट्विटर और फेसबुक पर जिस तरह से लोग जुड़े, वो अभूतपूर्व था। कला जगत में भी इसका असर दिखा, जैसे वो प्रिया शक्ति कॉमिक बुक। हाँ, और दीपा मेहता की फिल्म एनाटॉमी ऑफ वायलेंस। लेकिन यहीं पर मीडिया की भूमिका एक बहुत ही जटिल मोड़ लेती है। आपको वो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री इंडियाज डॉटर का विवाद तो याद ही होगा। बिल्कुल। उस पर तो भारत में तुरंत बैन लगा दिया गया था। उसमें मुकेश सिंह नाम के एक दोषी का तिहाड़ जेल के अंदर लिया गया इंटरव्यू दिखाया गया था ना। हाँ, और उसमें वो बिना किसी पछतावे के ये कह रहा था कि उस रात जो भी हुआ उसके लिए पीड़ित खुद जिम्मेदार थी। उसका कहना था कि लड़कियों को रात में बाहर नहीं निकलना चाहिए। मतलब सीरियसली। और यही वो सवाल है जो बहुत पेचीदा है। एक तरफ ये तर्क है कि ऐसे जघन्य अपराधी को अंतर्राष्ट्रीय मंच देना उसके अपराध का महिमा मंडन करने जैसा है। ये पीड़ितों के घावों पर नमक छिड़कने जैसा है। ये प्रतिबंध के पक्ष में सबसे बड़ा तर्क था। लेकिन जो लोग प्रतिबंध के खिलाफ थे, उनका नजरिया बिल्कुल अलग था। उनका मानना था कि मीडिया का काम सिर्फ अच्छी तस्वीरें दिखाना नहीं है। अच्छा, तो उनका तर्क क्या था? उनका तर्क ये था कि उस अपराधी के बयान ने दरअसल उस खतरनाक पितृसत्तात्मक सोच का पर्दाफाश किया है जो समाज में आज भी मौजूद है। ये दिखाता है कि समस्या सिर्फ कुछ अपराधियों में नहीं, बल्कि उस मानसिकता में है जो इन्हें पैदा करती है। मैं समझ रहा हूं। ये प्रेस की स्वतंत्रता और सच्चाई को जस का तस सामने रखने की बहस थी। हालांकि इस पर कोई सीधा जवाब नहीं है, लेकिन एक बात तो साफ है, इस मीडिया कवरेज और प्रदर्शनों ने संसद पर बहुत भारी दबाव बनाया। इतना भारी दबाव कि सरकार को दशकों पुराने कानूनों में बदलाव के लिए तुरंत एक ऐतिहासिक कदम उठाना पड़ा, और वो था जस्टिस J.S. वर्मा समिति का गठन। हाँ, घटना के कुछ ही दिनों बाद ये समिति बन गई, और जब मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था तो मेरी आंखें फटी रह गईं। सिर्फ 29 दिनों के अंदर इस समिति ने 80,000 से ज्यादा सुझावों पर विचार करके अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। दिन रात काम हुआ, कानूनी विशेषज्ञों के साथ टास्क फोर्स बनाए गए, और इसी रिपोर्ट ने उस क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 की नींव रखी, जिसे हम निर्भया एक्ट भी कहते हैं। मैं इसे एक बहुत ही पुराने क्रैश हो रहे ऑपरेटिंग सिस्टम को पूरी तरह से रीबूट करने जैसा मानता हूँ। मतलब आईपीसी की वो पुरानी परिभाषाएं पूरी तरह से बदल दी गईं। बिल्कुल। सबसे बड़ा बदलाव तो बलात्कार की कानूनी परिभाषा को व्यापक बनाना था। नए कानून ने स्पष्ट किया कि सिर्फ पेनिट्रेशन ही नहीं, बल्कि शरीर के अन्य हिस्सों या किसी भी वस्तु का उपयोग भी इसी श्रेणी में आएगा। और वो अपराध जिन्हें पुलिस अक्सर छेड़छाड़ बोलकर टाल देती थी, जैसे ताक झांक करना, पीछा करना और तेजाब हमला, इन्हें आईपीसी में स्पष्ट रूप से दर्ज किया गया। ये बहुत जरूरी था, क्योंकि पहले ये सब महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना जैसी बहुत ही अस्पष्ट धारा के तहत आते थे। कानून ने माना कि ये छोटे अपराध ही बड़ी हिंसा की शुरुआत होते हैं। और सजा के प्रावधान भी बहुत सख्त हुए। न्यूनतम सजा 20 वर्ष कर दी गई, और एक प्रावधान ये भी था कि अगर पीड़ित की मृत्यु हो जाए या वो वेजिटेटिव स्टेट में चली जाए तो मौत की सजा हो सकती है। ये वेजिटेटिव स्टेट कानूनी रूप से क्या है? ये एक ऐसी मेडिकल स्थिति है जहां दिमाग का वो हिस्सा काम करना बंद कर देता है जो चेतना को कंट्रोल करता है। हालांकि शरीर की बुनियादी क्रियाएं चलती रहती हैं। मतलब पीड़ित का जीवन बस मशीनों के सहारे रह जाता है। अच्छा, तो कानून ने माना कि किसी को इस हालत में पहुंचा देना भी हत्या के समान ही जघन्य है। और हाँ, सहमति की उम्र भी 16 से बढ़ाकर 18 साल कर दी गई। बिल्कुल। लेकिन इन सब में जो सबसे बड़ी जीत मुझे लगती है वो है एविडेंस एक्ट में किया गया बदलाव। आपको पता है ना कि पहले अदालतों में बचाव पक्ष के वकील कैसे पीड़ित के चरित्र पर सवाल उठाते थे। वो बहुत ही अपमानजनक था। अदालत कक्ष पीड़ित के लिए एक दूसरा टॉर्चर चैम्बर बन जाता था, और इसी कानून ने उस अवैज्ञानिक 2 फिंगर टेस्ट पर पूरी तरह से रोक लगा दी। एकदम सही।
कानून ने साफ कर दिया कि पीड़ित का चरित्र या उसका पिछला यौन अनुभव इस बात का सबूत नहीं हो सकता कि उस विशिष्ट घटना में उसकी सहमति थी या नहीं। इस एक बदलाव ने अदालत में शक्ति संतुलन को बदल दिया। ये सच में सदियों पुरानी कुप्रथा का अंत था। लेकिन हर बड़े बदलाव के बावजूद कुछ दरारें रही जाती हैं। 2013 के सख्त कानून के बाद भी एक ऐसा पेंच फंसा जिसने पूरे देश को फिर से निराश कर दिया। आप उस छठे अपराधी की बात कर रहे हैं ना, वो जो बस में मौजूद सबसे क्रूर नाबालिग अपराधी था। हाँ, पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक वो सबसे ज्यादा क्रूर था, लेकिन घटना के वक्त उसकी उम्र 18 साल से कुछ महीने कम थी और उस समय के जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत उसे अधिकतम सिर्फ 3 साल की सजा मिली। ये एक ऐसा अंतर्विरोध था जिसे पचा पाना मुश्किल था। 2015 में जब उसे रिहा किया गया तो देश में फिर से भारी विरोध हुआ। इसके नतीजे में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 अस्तित्व में आया। तो नए कानून में क्या बदला गया? नए कानून ने ये तय किया कि अगर 16 से 18 वर्ष की आयु का कोई किशोर बलात्कार या हत्या जैसे जघन्य अपराध करता है तो उसका एक मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन होगा। अगर वो दिमागी रूप से परिपक्व पाया गया तो उस पर वयस्कों यानी अडल्ट्स की तरह मुकदमा चलेगा। लेकिन कानूनों के सख्त होने के बावजूद जो न्याय की गति वाली बात हमने शुरुआत में की थी वो यहाँ फिर सामने आती है। राम सिंह ने तो आत्महत्या कर ली थी, नाबालिग रिहा हो गया। हाँ, लेकिन बाकी बचे 4 वयस्क दोषियों को फांसी के फंदे तक पहुंचने में 7 साल लग गए। जिस पुलिस ने 19 दिन में चार्जशीट दी थी वहां सजा मिलने में 2020 आ गया। ये हमारी व्यवस्था की जटिल प्रक्रिया है। दोषियों ने हर कानूनी रास्ते का इस्तेमाल किया, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, रिव्यू पिटीशन, राष्ट्रपति के पास दया याचिका। इससे ये तो तय हुआ कि कोई चूक ना हो, लेकिन न्याय में देरी की बीमारी भी बेनकाब हो गई। और इसी सुस्ती का एक और उदाहरण है निर्भया फंड। महिलाओं की सुरक्षा के लिए 1000 करोड़ रुपए का फंड बनाया गया था, लेकिन ऑक्सफैम इंडिया की रिपोर्ट बताती है कि राज्यों ने 89% पैसा इस्तेमाल ही नहीं किया। ये पूरी तरह से प्रशासनिक विफलता है। केंद्र ने पैसा दे दिया, लेकिन उसे जमीन पर लागू करने के लिए जो योजना और इच्छा शक्ति चाहिए थी वो राज्यों के पास थी ही नहीं। लाल फीताशाही ने सब अटका दिया। यही तो सबसे ज्यादा हताश करता है। आज हम कहाँ खड़े हैं? कठुआ, उन्नाव और हैदराबाद जैसे हालिया मामले बताते हैं कि सख्त कानूनों के बावजूद जमीनी हकीकत कुछ खास नहीं बदली है। बिल्कुल, फास्ट ट्रैक कोर्ट बन गए हैं, कानून सख्त हो गए हैं, लेकिन आज भी किसी आम इंसान को थाने में एफआईआर दर्ज करवाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। हैदराबाद वाले मामले में पुलिस क्षेत्राधिकार या जुरिस्डिक्शन में ही उलझी रही थी। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो ये साफ है कि निर्भया मामले ने भारत को एक गहरी नींद से तो जगाया। मीडिया ने यौन हिंसा पर खुलकर बात करना शुरू किया, फॉरेंसिक जांच के तरीके बदले और हमारे कानूनों की पूरी किताब को नए सिरे से लिखा गया। ये इस मामले की वो विरासत है जिसे भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन इन सभी स्रोतों और कानूनी बातों से परे इस चर्चा को खत्म करने से पहले हमें एक ऐसे विचार पर रुकना चाहिए जो शायद रिपोर्टों में स्पष्ट रूप से नहीं लिखा है। वो क्या है? देखिए, आज हमारे पास दुनिया के कुछ सबसे सख्त बलात्कार विरोधी कानून हैं, डीएनए प्रोफाइलिंग है, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं। लेकिन अगर सिर्फ फांसी का खौफ काफी होता तो 2012 के बाद हमें ये नई विभत्स घटनाएं देखने को नहीं मिलती। सही बात है। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या ये असली लड़ाई सिर्फ अदालतों या थानों में लड़ी जा सकती है, या क्या ये लड़ाई हमारे अपने घरों में, स्कूलों में और उस गहरी पितृसत्तात्मक मानसिकता के खिलाफ नहीं लड़ी जानी चाहिए? बिल्कुल। वो सोच जो एक लड़के को ये महसूस कराती है कि वो एक लड़की के शरीर और उसकी आज़ादी का मालिक है। एकदम। जब तक वो सोच नहीं बदलेगी, क्या कोई भी कानून पूरी तरह सफल हो पाएगा? हमने अपनी कानूनी किताबों को तो अपग्रेड कर लिया है, लेकिन क्या हमने समाज के तौर पर अपनी बुनियादी सोच को अपग्रेड किया है? इस पर जरूर सोचिएगा।